नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की खेती पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं रबी ऋतु की एक महत्वपूर्ण फसल है, तो आज हम गेहूं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, जिसको लीनियस ने दिया था। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये घास कुल का पौधा है। घास कुल के पौधे का मतलब ये होता है कि ग्रेमिनी कुल का पौधा है। घास कुल के 90% पौधे होते हैं जिनमें लकड़ियां नहीं पाई जाती। कभी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जाओ गेहूं की लकड़ी किसी से काट लाओ, कि जाओ गेहूं की लकड़ी काट लो और रोटी बनानी है। क्योंकि गेहूं, मक्का, धान इस तरीके से 90% क्रॉप्स वो आती है घास कुल की जिनमें लकड़ियां नहीं पाई जाती है। कुछ हैं, क्योंकि हमने 90% का, जैसे कि बांस ग्रेमिनी कुल में आता है लेकिन उसमें लकड़ी होती है। तो घास कुल जो है उसी को हम ग्रेमिनी कुल भी कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 42, यानी कि 42 जिन 42 गुणसूत्रों की हम बात कर रहे हैं वो खाया जाने वाला गेहूं, यानी चपाती गेहूं जिसको हम ब्रीड वीट कहते हैं, यानी कि ब्रेड वीट उसमें चपाती गेहूं में छगुणित गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, जबकि बेसिक गुणसूत्र 7 होते हैं। और जब 7 को आप 6 से गुणा कराएंगे तब 42 आएगा। यानी बेसिक 7 डिप्लाइड 2n बराबर 14, उसी तरीके से 6n या 6x बराबर 42 गुणसूत्र होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फीड। अब हम बात करते हैं गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं की 3 मुख्य वैरायटियां हैं जिनकी खेती की जाती है। हम अपने यहाँ 3 मुख्य स्पीसीज हैं जिनकी खेती की जाती है, जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको ब्रीड वीट कहते हैं। ये ब्रीड वीट कुल गेहूं के उत्पादन में 90% का योगदान करता है। इसमें ग्लूटीन की मात्रा पाई जाती है 90%, यानी कि जो चपाती गेहूं होता है, चपाती गेहूं, ब्रेड वीट, इसको ब्रेड वीट कहते हैं। आपसे पूछेगा ब्रेड वीट का वानस्पतिक नाम, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। उसका ट्रिटिकम ड्यूरम, मैक्रोनी, इसकी मैक्रोनी बनाई जाती है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, और यह लगभग 9.5% कुल गेहूं के 9.5% क्षेत्रफल में ट्रिटिकम ड्यूरम उगाया जाता है। जबकि ट्रिटिकम डाइकोकम यानी इमर वीट, इसकी खेती 1% से भी कम क्षेत्रफल में की जाती है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति स्थान। देखिए, उत्पत्ति स्थान गेहूं और धान के उत्पत्ति स्थान में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस क्या है? गेहूं का जन्म स्थान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि साउथ वेस्ट एशिया, जबकि धान का उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया है। अब दोनों ऑप्शन में आएंगे। जब आपसे गेहूं का पूछा जाएगा या धान का पूछा जाएगा, तो ऑप्शन गेहूं और धान दोनों रखे जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर लेवल की फसल है, और दोनों के जो ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान है उनमें मात्र एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे, इसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पैडी माने धान होता है, पैडी माने धान, और व्हीट माने गेहूं। अब देखिए, ये डब्लू व्हीट में आ रहा है और ये डब्लू वेस्ट में आ रहा है, तो यानी कि जो डब्लू से मिल जाए तो वो उसका ओरिजिन प्लेस होगा। अब अगर पैडी में भी डब्लू होता या ईस्ट एशिया में भी डब्लू होता, तो आप कहते सर इसमें भी है, तो कंफ्यूज करो नहीं। डब्लू को डब्लू से मिलाना है, जो बचे वो पैडी का है, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया व्हीट का है, वेस्ट एशिया व्हीट का है। अब साउथ वेस्ट एशिया में कोई देश भी आता होगा। देश तो साउथ वेस्ट एशिया में बहुत आते हैं, अफगानिस्तान, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, कतर, ओमान, बहुत सारे देश आते हैं। लेकिन उसमें एक देश है तुर्की, जिसको टर्की भी कहते हैं। ये जो है गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब मत बोलना व्हीट को किससे जोड़ना है, वेस्ट एशिया। और ये जो तुम्हारा गेहूं का पैडी का हो गया, इसको हटा देना है।
अब हम बात करेंगे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन विश्व में कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन चाइना में यानी चीन में होता है, जबकि भारत गेहूं के उत्पादन में दूसरी रैंक रखता है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल विश्व में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में जिस देश में गेहूं उगाया जाता है वो अपना भारत है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। यानी कि क्षेत्रफल और उत्पादन में जस्ट उल्टा, क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान पर, उत्पादन में चीन। क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान पर, उत्पादन में चीन। उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और सेकंड पर भारत। तो आपको ये याद रखना है, हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अब भारत में जो स्टेट्स हैं उनमें किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, तो आपसे अगर पूछेगा तो उसमें आपको क्या लगाना है, उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट एरिया अंडर व्हीट कल्टीवेशन, जिस तरीके से अभी ये क्वेश्चन था कि हाईएस्ट एरिया अंडर व्हीट कल्टीवेशन इन वर्ल्ड, तो ये आपका भारत था। उसी तरीके से जब भारत के जो राज्य हैं उनके बीच बात करें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है जहां पर गेहूं की खेती की जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन इंडिया, पंजाब। प्रोडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं उत्पादकता। उत्पादकता यानी कि गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पंजाब है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पंजाब है। अब बात ये आती है कि क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या है। क्षेत्रफल तो समझ में आता है कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 500 हेक्टेयर में, सपोज दैट 500 हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। पंजाब में 300 हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। उत्पादन सर्वाधिक 500 हेक्टेयर में मान लीजिए 2000 कुंटल, सपोज एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मान रहे हैं कि 2000 कुंटल उत्पादन हुआ। पंजाब में उत्पादन हुआ 1800 कुंटल। महाराष्ट्र में हुआ 1000 कुंटल। अब देखिए 500 हेक्टेयर में 2000 कुंटल उत्पादन हुआ, यानी प्रति हेक्टेयर लगभग 5 चौकू 20 4 कुंटल का उत्पादन हुआ। पंजाब में प्रति हेक्टेयर 6 कुंटल का उत्पादन हुआ। महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर 2 पंचे 10 5 कुंटल उत्पादन हुआ। औसत उपज यानी कि, तो औसत उपज किसकी ज्यादा है, औसत उपज देखिए पंजाब की ज्यादा, यानी ना पंजाब का क्षेत्रफल ज्यादा था ना उत्पादन ज्यादा था, फिर भी उत्पादकता ज्यादा हो गई। तो जरूरी नहीं है कि जिसका क्षेत्रफल या उत्पादन ज्यादा है उसी की उत्पादकता ज्यादा। उत्पादकता मतलब औसत उपज, और औसत उपज गेहूं के केस में किसकी ज्यादा है, पंजाब राज्य की सर्वाधिक औसत उपज है। अब हम बात करेंगे कि गेहूं के खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा यानी कि सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं, मृदा। सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है। गेहूं की खेती मुख्यतः बलुई दोमट से चिकनी दोमट मृदा में
बलुई दोमट से चिकनी दोमट, चिकनी दोमट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सैंडी लोम टू क्ले लोम। मृदा में आसानी से की जा सकती है। 6.5 से 7 pH, 6.5 से 7 pH मान पर सर्वाधिक अच्छी खेती गेहूं की जाती है। मृदा के बाद अब हम बात करते हैं कि गेहूं की बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग, गेहूं की बुआई का समय। गेहूं की बुआई अभी हमने बताया था शुरू में कि गेहूं रबी सीजन की फसल है, तो रबी सीजन जो है वो अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर के आगे महीनों में चलेगा। तो इसकी बुआई गेहूं की, बुआई किसकी? गेहूं की। सोइंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो गेहूं की बुआई फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। फोर्टनाइट का मतलब ये होता है, फोर्टनाइट को हिंदी में कहते हैं पखवाड़ा, पखवाड़ा, यानी कि फर्स्ट माने प्रथम, फोर्टनाइट माने पखवाड़ा ऑफ नवंबर, यानी नवंबर के प्रथम पखवाड़े में। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, यानी कि 1 से 15, 15 से 30, 15 से 30। तो 1 से 15 तक ये हो गया प्रथम पखवाड़ा, 15 से 30 तक ये हो गया द्वितीय पखवाड़ा, जिसमें गेहूं की खेती की जाती है। ये प्रथम पखवाड़ा, पखवाड़ा समझ में आया? तो गेहूं की समय से बुआई के लिए प्रथम पखवाड़ा, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, यानी कि लगभग 1 नवंबर से 14 से 15 नवंबर तक गेहूं की समय से बुआई की जा सकती है। अगर वर्षा आधारित क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां पर पानी की व्यवस्था कम है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में गेहूं की बुआई थोड़ा पहले करें, क्योंकि वर्षा लगभग सितंबर के महीने से मानसून खत्म होता है। तो सितंबर के जितने नजदीक हम जितने पहले बोएंगे खेत में, उतनी ही अच्छी नमी होगी, उतने ही हमको जो है पानी की जरूरत कम पड़ेगी। इसीलिए अगर हम वर्षा आधारित क्षेत्रों में बुआई करेंगे तो कब करेंगे? सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में बुआई जो की जाती है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों में गेहूं की बुआई की जाती है। अब बुआई के बाद साथ साथ हम जानेंगे सीड रेट। सीड रेट यानी कि बीज दर, बीज दर। गेहूं की बीज दर बहुत ही याद करने में आसानी होती है, क्योंकि समय से बुआई के लिए यानी कि टाइमली सोइंग जो भी बात कर रहे थे, टाइमली सोइंग अगर हम करेंगे तो गेहूं की बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। गेहूं की बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम समय से नहीं बो पाए तो गेहूं की बीज दर यानी कि लेट सोइंग, लेट सोइंग माने होता है देर से बुआई करने पर, गेहूं की देर से बुआई करने पर बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी कि 25% तक बीज दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब देर से बुआई करेंगे तो कल्ले कम निकलेंगे। जैसे कि समय से बुआई करेंगे तो ये मान लो गेहूं का पौधा था, इस तरीके से उसमें ढेर सारे कल्ले निकलेंगे ये, और जबकि ये जो पौधा होगा इसमें जो है कम कल्ले निकलेंगे। तो अब ये कम जगह घेरेंगे जिसमें ज्यादा सीड रेट डालनी पड़ेगी ताकि जो है उपज को हम रिकवर कर सके। यहाँ पर कितनी दूर तुम्हारा सीड डालना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ डालना है,
तो इसलिए यहां पर बीज दर ज्यादा हो जा रही है। स्पेसिंग, अंतरम, गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें दशमलव में वैज्ञानिक खेती के, क्योंकि हम बात यहाँ पर वैज्ञानिक खेती की कर रहे हैं, तो भले किसान भाई लोग नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन गेहूं में पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, यानी लाइन इंटू लाइन, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति का मतलब ये हो गया कि ये गेहूं के पौधे हैं, एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति हो गई, तो इन पंक्तियों के बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। 22.5 सेंटीमीटर किसान लोग नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक खेती का ये तर्क है कि 22.5 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी ये होती है, ये पौधा एक ये पौधा, इसके बीच की जो दूरी होती है 10 सेंटीमीटर होती है। तो क्या लिखा जाता है स्पेसिंग में? स्पेसिंग होगी 22.5 गुणे 10 सेंटीमीटर। इसे पंक्ति की दूरी ज्यादा पूछी जाती है कि कितनी होती है, तो वो 22.5 सेंटीमीटर। अब हमने गेहूं की बुआई कर दी। अब हमको ये सोचना है कि जब हमने बुआई कर दी तो बुआई के बाद क्या होता है? बुआई के बाद होती है सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। सिंचाई। अब देखिए, जितने लोगों ने गेहूं का खेत देखा होगा वो बहुत आसानी से समझेंगे कि गेहूं में सिंचाई कैसे होती है। ये पौधा हो गया गेहूं का। जब पहले ये खेत था तो इसमें हमने ये सीड बोया, बीज बोया, तो 21 दिन बाद, वन डे 21 डेज, पहले दिन बीज बोया, 21वें दिन इस तरीके से एक सीकुनुमा संरचना निकलती है, सीधी जड़ आती है। इस अवस्था को CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, या हिंदी में क्रांतिक जड़ अवस्था, क्रांतिक जड़ अवस्था कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि CRI स्टेज गेहूं में कितने दिन बाद आती है? तो बुआई के 21 दिन बाद, देखो ये गेहूं बोया, 21 दिन बाद CRI स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज आएगी? 21 दिन बाद। पहली सिंचाई CRI कितने दिन बाद? 21 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 21 दिन बाद। दूसरी सिंचाई। अब देखो गेहूं का पौधा ये हुआ, जब यहां पर सिंचाई हुई तो अब इसमें बीज जोड़ते जाएंगे। अगली सिंचाई के टाइम पौधा इस तरीके का हो जाता है, उसी से कुछ कल्ले निकलने लगते हैं। अब कल्ले निकल रहे हैं तो इसमें कोई भी रटने की जरूरत नहीं। कौन सी अवस्था है? कल्ले निकलने की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूसरी सिंचाई टिलरिंग। टिलरिंग स्टेज कितने दिन बाद आती है? 40 से 45। हमने बताया बीज जोड़ने 40 से 45, बुआई के 40 से 45 दिन बाद किस तरीके से कल्ले निकल आते हैं उसमें से। ठीक, कुछ जड़ें भी विकसित होने लगती है। तीसरी सिंचाई। अब पौधा इस तरीके का हो गया, देखिए सब आप खेतों में ये सब चीज देखते होंगे, पौधा इस तरीके का हो गया। उसके बाद में जब तीसरी सिंचाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं गांठ बनते समय, यानी कि ज्वाइंटिंग स्टेज। ज्वाइंटिंग स्टेज, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? गांठ बनते समय, ज्वाइंटिंग स्टेज।
कहीं कहीं पर झंडा पत्ती का भी जिक्र होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरे पौधे में सर्वाधिक जो है झंडा पत्ती द्वारा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चौड़ी पत्ती यही झंडा पत्ती ही होती है। उसको देखो, ये जो झंडा पत्ती होती है ये पूरे पौधे की सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण इस झंडा पत्ती के द्वारा होती है। अब देखिए ये ज्वाइंटिंग स्टेज है, यहीं से बाली निकलने की अवस्था शुरू होगी, यहीं से स्पाइक निकलेगी। इस अवस्था के बाद ये अवस्था जो है वो 60 से, मैंने क्या बताया था, हर सिंचाई में 40 दिन जोड़ने, 60 से 65 दिन डे आफ्टर सोइंग डे, ठीक है। अब देखिए ज्वाइंटिंग स्टेज के बाद अब अगर इसी में हमको कम सिंचाई करनी है, 5 सिंचाई करनी है तो यहीं पर हो जाएगा लेट ज्वाइंटिंग, लेट, और दिन में 70 से 75 दिन कर देंगे, 70 से 75। लेकिन अभी हम इरिगेटेड यानी कि सिंचाई वाले क्षेत्रों के बारे में समझा रहे हैं, तो वहां पर 60 से 65 दिन की भी बात करेंगे। इस अवस्था के बाद इरिगेशन की यानी कि सिंचाई की चौथी दशा जो आती है फ्लावरिंग स्टेज। ये जो झंडा पत्ती होती है इसी से बाल निकलती है, ये बाल छोटी सी, इस तरीके से। ये अवस्था कब आती है? ये अवस्था आती है फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। 60 में बीज जोड़ेंगे, 80 से 85 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 80 से 85 दिन बाद ये अवस्था आती है। ये गेहूं की बाल होती है जिसमें सीकुड़ निकले हुए होते हैं, इस तरीके से गेहूं की बाल होती है। इसके बाद में अगली सिंचाई, अब ये 4 सिंचाई हो गई, अब 5वीं सिंचाई यहां पर आपको दिखाते हैं। 5वीं सिंचाई मिल्किंग स्टेज, जो बुआई के लगभग 100 दिन बाद आती है। इस अवस्था में जो गेहूं होता है, क्योंकि एक बाल दिखाए गए हैं, एक ये इधर से निकलेगी पत्ती, ये बाल और बाहर निकल आती है काफी दूर तक। अब यहाँ पर जो गेहूं के दाने होते हैं उनमें दूध बनना शुरू हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को मिल्किंग स्टेज कहते हैं, जो लगभग 100 दिन बाद आती है। और इस अवस्था में जब हम गेहूं, अगर बाल से गेहूं निकालें और मीसें तो व्हाइट कलर का फ्लड निकलता है, जो बाद में सूख कर आटे का निर्माण करता है, जो हम लोग के साथ खाते हैं, जो अन्न का जिसको कहा जाता है। उसके बाद में लास्ट सिंचाई होती है, अंतिम सिंचाई यानी 6वीं सिंचाई, दाना पकते समय 6वीं सिंचाई मैच्योरिटी स्टेज में हिंदी में जो पढ़ना चाहे वो समझ सकता है कि दाना पकते समय, यानी कि 110 से 115 दिन बाद, इसमें अब 20 दिन नहीं जोड़ेंगे, तो ये होगी सिंचाई उस दशा में जब 6 सिंचाई उपलब्ध है। अगर 5 सिंचाई उपलब्ध है तो यहाँ ज्वाइंटिंग की जगह पर लेट ज्वाइंटिंग कर देंगे, और फ्लावरिंग ज्वाइंटिंग की जगह पर लेट ज्वाइंटिंग करेंगे। 1, 2, 3 सिंचाई ये हो जाएंगी।
उसके बाद में अगली सिंचाई हो जाएगी मिल्किंग स्टेज, फिर मैच्योरिटी में कर देंगे। तो इस तरीके से सिंचाई करते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पे भी मिल्किंग स्टेज पे भी सिंचाई CRI अवस्था के बाद अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो मिल्किंग स्टेज पर दूध बनते समय दुग्धावस्था में सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न पूछ देता है कि अगर एक सिंचाई उपलब्ध है, मान लिया कि हमारे यहाँ पानी की अनुपलब्धता है, यानी केवल एक सिंचाई उपलब्ध है, तब करेंगे बुआई के 21 दिन बाद, यानी कि CRI अवस्था में। अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तब कब करेंगे? CRI अवस्था में। अगर गेहूं में केवल 2 सिंचाई उपलब्ध है तो एक करेंगे 21 दिन बाद और दूसरी सिंचाई करेंगे मिल्किंग स्टेज में। मिल्किंग स्टेज से थोड़ा पहले, मिल्किंग स्टेज शुरू होने से जस्ट पहले कर देंगे। लगभग गेहूं की पूरी फसल के लिए पूरे फसल चक्र में लगभग 300 mm पानी की आवश्यकता होती है। ये हो गई गेहूं के सिंचाई के बारे में जानकारी। अभी हम चर्चा कर रहे थे गेहूं की सिंचाई की, जिसमें ये थी CRI स्टेज, उसके बाद आई पिलरिंग यानी कल्ले निकलते समय, उसके बाद आई ज्वाइंटिंग यानी गांठ बनते समय, उसके बाद अगली सिंचाई आएगी मिल्किंग स्टेज दुग्धावस्था में। CRI स्टेज, चिल्लिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, इसके बाद आएगी फ्लावरिंग के बाद आएगी मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग के बाद आएगी मैच्योरिटी यानी कि दाना पकते समय। अभी हम बात कर रहे थे गेहूं के फ्लावरिंग यानी पुष्प की। अब हम गेहूं के पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे। गेहूं की जो बाल होती है, गेहूं की पौधा कुछ इस तरीके से होता है। अगर उसमें हम एक बाल देखें तो इस तरीके से होती है। इस तरीके से होती है। अगर हम इसका एक पुष्प निकालें तो एक पुष्प निकालेंगे तो वो कुछ इस आकार में निकलेगा, जिसके अंदर 3 एंथर होते हैं। एंथर नर भाग होते हैं, 3 एंथर और बीच में एक स्टिग्मा होती है, और ये 1 2 3 बड़े से एंथर होते हैं। और ये रुई की समान संरचना वाला जो है वो मादा भाग यानी कि स्टिग्मा होती है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि गेहूं के पुष्प में स्टेमेन यानी परागकोश कितने होते हैं? तो वो 3। स्टेमेन कितने होते हैं गेहूं में? 3, याद रखना है। अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक बहुत ज्यादा प्रचलित है। गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। लेकिन ये याद रखना है कि फास्फोरस और पोटास हमेशा एट द टाइम ऑफ सोइंग यानी कि बुआई के समय ही डालते हैं, जबकि नत्रजन को 2 से 3 बार में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसको बुआई के समय ही क्यों डालते हैं, इसकी चर्चा हम मृदा विज्ञान टॉपिक जो सॉइल साइंस पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। और अभी फिलहाल इतना जानते हैं कि इसमें खाद एवं उर्वरक कितनी खाद की आवश्यकता होती है, और 25 किलोग्राम जिंक की आवश्यकता 1 हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में होती है। क्योंकि जिंक एक ऐसा तत्व है जिसको डालना कोई खास आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हम वैज्ञानिक खेती में इसकी बात जरूर करते हैं। अब गेहूं में हम चर्चा करेंगे खरपतवार की, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खरपतवार यानी कि वीड। वैसे तो अगर गेहूं का पूरा खेत है, उसमें एक पौधा, 1 या 2 पौधे, एक पौधा मान लो मक्का का हो गया, तो वो भी खरपतवार है। खरपतवार कोई विशेष खरपतवार की कोई पौधा किसी का टैग नहीं कि वो खरपतवार है।
गेहूं के खेत में कोई दूसरा पौधा अगर मक्का का है, धान का है, या धान के पूरे खेत में गेहूं का एक पौधा है, दो पौधे हैं, वो भी खरपतवार है। खरपतवार का मतलब वो सभी पौधे जो हमने लगाए नहीं है, बिना लगाए, जो हमको आवश्यकता नहीं, अनवांटेड है, वो सभी खरपतवार की लिस्ट में आते हैं। मुख्य खरपतवारों में गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर, गेहूं का मामा। उसके बाद दूसरा खरपतवार है चिनोपोडियम अल्बम यानी कि बथुआ। तीसरा खरपतवार है एनाजेलिस आर्वेंसिस। कृष्ण नील, नीले से छोटे छोटे फूल निकलते हैं, कृष्ण नील। उसके बाद में अगला खरपतवार इसी खेत में जो होता है फ्यूमेरिया पाल्मिवोरा। यानी गजरी। एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस, प्याजी। ये कुछ प्रमुख खरपतवार हैं। एक दो खरपतवार और इसमें लगते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेंटाना कैमरा मुख्यतः वहां मिलता है जहां पर पानी की बहुत ही कमी होती है। कुछ क्षेत्रों में जो गेहूं की फसल उगाई जाती है उनमें लेंटाना कैमरा उनके खेतों में ज्यादातर मेड़ पर, यानी रोड साइड वीड भी इसको कह सकते हैं, लेंटाना कैमरा को। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस यानी कि कांग्रेस घास पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर से या आप खेत गए और वहां कुछ काम किए, लौट के आए तो हाथों में छाले पड़ गए। दरअसल वो पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस जो पार्थेनियम घास होती है उससे एलर्जी होती है जिनको, तो उसको छूने से इसमें पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस से हाथों में छाले पड़ जाते हैं और जानवरों को भी कभी कभी दस्त आने लगते खाने के बाद। इन खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे गेहूं का मामा। सकरी पत्ती का मतलब ये होता है, इस तरीके की इनमें पत्तियां होती हैं, ये सकरी पत्ती होती है। चौड़ी पत्ती इस तरीके की होती है। सकरी पत्ती वाले खरपतवार हम कह सकते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार एक बीजपत्री, जबकि चौड़ी पत्ती वाले दो बीजपत्री खरपतवार होते हैं। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फ्यूरान, इसका ट्रेड नेम लीडर के नाम से भी आता है ट्रेड नेम, तो सल्फ्यूरान का उपयोग करते हैं। जबकि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए 2,4-D का उपयोग करते हैं। लेकिन याद रखना कि 2,4-D का उपयोग बुआई के केवल 30 से 35 दिन तक ही असरकारी होता है, उसके बाद 2,4-D का कोई असर नहीं होता है। इसलिए अगर 30 से 35 दिन से ज्यादा की फसल हो गई है तो 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। पेंडीमेथिलीन भी 3.5 लीटर पे 3.5 या 3 से 3.5 लीटर 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बुआई से पहले नहीं, अंकुरण के पहले इसको डालेंगे, क्योंकि ये प्री इमर्जेंस
यानी अंकुरण होने के पहले प्रयोग किए जाने वाला खरपतवारनाशी है। गेहूं में एक बीमारी लगती है करनाल बंट। करनाल बंट करनाल बंट बीमारी एक गेहूं में लगने वाली एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है। एक्सटर्नली मतलब बाह्य बीमारी है, जिसमें गेहूं की जो बाल होती है उसमें जो दाने बनते हैं उन दानों में काले चूर्णनुमा संरचना बन जाती है, चूर्ण जैसी संरचना बन जाती है और गेहूं का दाना काले रंग का दिखाई लगने लगता है, जो कि अगले साल भी गेहूं में करनाल बंट फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है। करनाल बंट बीमारी सबसे पहले इसको मित्रा नामक वैज्ञानिक ने करनाल हरियाणा में रिपोर्ट किया था, इसीलिए इसका नाम करनाल बंट है। तो जो इंटर लेवल की जो परीक्षाएं होती है यूपी कैडेट की, उसमें तो यही पूछ लेता है करनाल बंट बीमारी किसमें लगती है। अब बात करते हैं कि एमएससी कैडेट की और सेमेस्टर एग्जाम की, तो उसमें पूछ लेता है करनाल बंट का काजल ऑर्गेनिज्म। तो काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है निमोसिया इंडिका, इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है निमोसिया इंडिका। एक चीज याद रखना, इंडिका जिस नाम के पीछे इंडिका लगा हो स्पीसीज में, वो 100% उसका ओरिजिन जिसमें इंडिका लगा हो, इंडिया लगा हो, इंडिकम लगा हो, उसका 100% उत्पत्ति भारत में हुई होती है। जैसे कि आजादी रेक्टा इंडिका, नीम, मैंगीफेरा इंडिका, आम, इनका सबका उत्पत्ति स्थान भारत है। गेहूं की कुछ उन्नत किस्में, वैरायटीज। उन्नत किस्मों की अगर हम चर्चा करें तो इस समय जो बहुत ज्यादा पॉपुलर किस्में हैं उसमें HD 3226, जिसकी उपज करीब 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मानी जाती है, जो अभी हाल ही में IRI से निकली है। उसके बाद HD 3086, ये सब उन्नत किस्में HD 2967, इसको आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे। WH 1218, PBW 343, K 1006, K 1317, ये रिसेंट की वैरायटी है गेहूं की। ये HD वाली सभी किस्में दिल्ली से निकलती हैं, जबकि WH ये डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च हरियाणा से निकलेगी, हरियाणा से। PBW, P से समझ में ही आ रहा है कि पंजाब से निकली है वैरायटी, पंजाब से निकली है। और ये के से निकलने वाली सभी वैरायटी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से निकलती हैं, जिसमें K 1006, K 1317 इस तरीके से आती है। कुछ पुरानी और बहुत ज्यादा पॉपुलर किस्में हैं, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना और सोनालिका ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू भारत में आई थी। याद रखना है आपको कि कल्याण सोना और सोनालिका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से आई थी। किस इंट्रोडक्शन से आई थी? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सोनालिका सोना इससे आई, सेकेंडरी से। प्राइमरी इंट्रोडक्शन से कौन सी वैरायटी आई? लरमा रोजो और सुनेरा 64, सुनेरा 64, ये वैरायटी प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू भारत में आई। तो ये कुछ पुरानी वैरायटी है, जैसे कि राज 3765, इस वैरायटी को भी ध्यान रखना है, ये भी गेहूं की है।
हलना, हलना वैरायटी आप लोगों ने सुना होगा, उन्नत हलना, ये भी किस्म गेहूं की है। गेहूं की एक बहुत ज्यादा किस्म है, बहुत जल्दी पकने वाली, माही। माही अब हम बात करते हैं कि गेहूं का जो पौधा होता है, जिसमें जो ये बाल होती है, इसमें स्पाइकलेट्स कितने होते हैं? हमेशा ऑड नंबर में होते हैं, विषम, यानी कि जैसे कि 13, 17, 19, 21 इस तरीके से होते हैं। गेहूं का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है, आप लोगों को याद रखना है, गेहूं का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं की प्रोटीन, गेहूं की प्रोटीन क्या कहलाती है? ग्लूटीन। गेहूं की प्रोटीन क्या कहलाती है? ग्लूटीन। अब गेहूं को हम अगर हार्वेस्ट करने की बात करें, क्या हार्वेस्टिंग, गेहूं की हार्वेस्टिंग अगर हम बात करें, हार्वेस्टिंग, तो बुआई के लगभग 125 से 30 दिन बाद, यानी डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 125 से 30 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई करते हैं। तो जब गेहूं में 30% से कम नमी रह जाए, गेहूं के दाने में 30% से कम नमी हो, तब गेहूं की कटाई करनी चाहिए। जबकि स्टोरेज यानी भंडारण के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, 10 से 12% के बीच नमी या इससे कम नमी गेहूं में हो तब तक सुखाना चाहिए, जब तक ये नमी ना आ जाए। इससे कम नमी या ये कंडीशन में नमी ना आ जाए तब तक सुखाना चाहिए गेहूं को स्टोरेज के लिए, स्टोरेज। और ये हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो स्टोरेज कितने करते हैं? 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट पर, जबकि कटाई कब करते हैं गेहूं की? 30 से कम मॉइस्चर कंटेंट पर। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुधार संस्थान कहां पर है? तो मैक्सिको पर है, जिसको हम सिमिट के नाम से जानते हैं। सिमिट कहां है? मैक्सिको पर, जहां पर गेहूं और मक्के पर काम होता है। और अपने यहां भारत में करनाल, करनाल, हरियाणा, करनाल हरियाणा, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR गेहूं शोध निदेशालय स्थित है करनाल हरियाणा में। तो ये कुछ जानकारी थी गेहूं के बारे में जो आपको काम आने वाली है यूपी कैडेट MSc के लिए और सेमेस्टर एग्जाम के लिए खासकर, और BSc के लिए भी ये काम आने वाली है। धन्यवाद।